अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल यारम में आप सबको खुशामदीद। झुमरू का खेमा शादबाद था। लोग उससे बेसर पैर के सवालात कर रहे थे और वो उनके ओट पटांग जवाबात दे रहा था। फिर भी हर कोई खुश था। वक्फे वक्फे से हंसी के फवारे छोड़ते और कहकहे बुलंद होते। बाजार की गहमा गहमी से थक कर सस्ताने के लिए लोग झुमरू के पास वक्त गुजारी के लिए आ जाते थे और उनके आने से झुमरू का भी टाइम पास हो जाता था। लोग अपनी मर्जी से वहां आते और अपनी सहूलत से निकल जाते। ना कोई उन्हें आने के लिए कहता और ना जाने से मना करता। लेकिन बरकत का ये आलम था कि जितने लोग उठकर जाते तकरीबन उतने ही नए आ जाते। महफिल की रौनक रात गए तक बदस्तूर कायम दायम रहती। यहाँ तक कि बाजार उठ जाता और झुमरू अपने काम में जट जाता। इस दौरान किसी ने पूछा, झुमरू चाचा, वो नागन का क्या किस्सा है? सुना है इसके स्पैरे ने ही इसे। जी हाँ, तुमने सही सुना है। स्पैरे ने नहीं बल्कि इसके अनाड़ी लड़के ने। वैसे स्पैरे का लड़का भी स्पैरा ही होता है, इसलिए तुम्हारी बात भी दुरुस्त है। दूसरे शख्स ने सवाल किया, भाई हमने कुछ भी नहीं सुना, हमें भी तो पता चले कि माजरा क्या है। अगर नहीं पता तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है, इसलिए कि कुछ मामलात में आगही का कर्ब लाइल्मी की महरूमियत से कहीं ज्यादा होता है। तीसरे ने हंसते हुए कहा, आज तो झुमरू चाचा के अंदर किसी फलसफे की रूह सरायत कर गई है, न जाने कैसी बहकी बातें करने लगे हैं। एक हल्का सा कहकहा बुलंद हुआ, लेकिन इसमें झुमरू शामिल नहीं था। ये दूसरी हैरत अंगेज बात थी, वरना सबसे पहले हंसने वालों में से एक झुमरू होता था। एक और शख्स बोला, कहीं झुमरू बाबा आज इस नागन का शोक तो नहीं मना रहे हैं? किसी और ने कहा, इस नागन से आपको कोई खास? झुमरू ने डांटते हुए कहा, क्या बकते हो, चुप करो। और फिर फौरन अपने आप को संभाल कर बोला, आप लोग इस बेचारी नागन के पीछे क्यों पड़ गए? कोई और बात क्यों नहीं करते? झुमरू को इस कदर गमगीन लोगों ने कभी भी नहीं देखा था। वो बोले, माफ करना झुमरू चाचा, गलती हो गई, लेकिन अब हम नागन के बारे में जाने बगैर यहाँ से नहीं टलेंगे। झुमरू बोला, छोड़ो, वो लंबी कहानी है, बाजार बंद हो जाएगा, तुम लोगों का सौदा सलफ छूट जाएगा, चलो फिर कभी। जी नहीं, आज और अभी। इस बार बहुत सारी आवाजें एक साथ उठी। अच्छा, अगर ऐसा है तो मेरी भी एक शर्त है। वो क्या? यही के बीच में से कोई उठकर नहीं जा सकता। अगर किसी ने ऐसा किया तो क्या? तो अजदहा उसे निगल जाएगा, इसलिए कि वो अभी भी जिंदा है। लोगों की समझ में कुछ नहीं आया। वो सोचने लगे, अजदहा निगल जाएगा क्या मतलब? झुमरू ने जोरदार कहकहा लगाया और बोला, क्यों डर गए ना सब लोग? जाओ जाकर अपना काम करो, छोड़ो नागन को और इसकी कहानी को। हम नहीं डरे और हम नहीं जाएंगे, आज आपको इसकी कहानी सुनानी ही होगी। अच्छा, तो तुम सबको मेरी शर्त याद है? सब ने एक आवाज होकर कहा, जी हाँ, और मंजूर भी है। जी हाँ, हमें मंजूर है। झुमरू ने किस्से का आगाज कर दिया। डमरू मदारी दूर के रिश्ते में मेरा भाई है। न जाने क्या सोचकर मेरे चचा ने उसका नाम डमरू रख दिया था, इसलिए कि हम मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, खेल तमाशा हम नहीं करते। इस काम को हमने सियासतदानों के लिए छोड़ रखा है। लोगों के चेहरे पर हंसी मुस्कुराने लगी। महफिल फिर से अपने रंग पर आने लगी थी। हुआ यूं कि एक रोज डमरू जंगल में शिकार के लिए गया हुआ था ताकि घर में गोश्त पक सके। शाम तक वो मारा मारा फिरता रहा, लेकिन कोई मुनासिब जानवर उसके हाथ नहीं आया। आखिर थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे सो गया। कुछ देर बाद शोर बुलंद हुआ, बोलती नागन मुर्दाबाद, बोलती नागन मुर्दाबाद, और चींटियों की आबादी में हलचल मच गई। बोलती नागन की पसंदीदा ग़िज़ा ये लाल भड़क चींटियां ही थीं। चींटियां अपनी जान बचाकर भाग रही थीं और नागन जल्दी जल्दी सपासप उन्हें चट कर रही थी। इससे पहले कि चींटियों की ये आबादी किसी महफूज ठिकाने पर पहुंचती, नागन कई चींटियों को अपना तर नवाला बना चुकी थी। नागन ने उनका पीछा नहीं किया, इसलिए कि उसका अजदहा वहीं डमरू के बगल में महवे ख्वाब था। वो उसे सोता छोड़कर नहीं जा सकती, इसलिए बहुत सारी चींटियों की जान बच गई। लेकिन इस भागो भागो और मुर्दाबाद के शोर शराबे से डमरू की आंख खुल गई। उसने देखा एक मोटा ताजा अजदहा उसके बगल में आराम फरमा रहा है। डमरू घबरा गया और उसने झट अपना रामपुरी चाकू निकाला ताकि अजदहे के सर में घोंप दे। इससे पहले कि वो अपने इरादे को अमली जामा पहनाता, उसके कान में आवाज आई, ऐसा न करो, इस बेचारे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? डमरू का हाथ कांपने लगा। उसने खौफ से इधर इधर देखा। न आदम न आदमजाद, ये आवाज कहाँ से आ रही थी? पत्तों के दरमियान उसे एक नन्ही सी नागिन नजर आई।
उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये नागिन बोल रही, लेकिन उसके पास इसे तस्लीम करने के सिवा कोई चारा-ए-कार नहीं था। वो बोला, कुछ किया नहीं है तो क्या, कर तो सकता है। अगर वो जाकर मुझे काट ले तो मेरा काम तमाम। नागिन बोली, इसे अगर कुछ करना ही होता तो वो आकर सोने कब्ल तुम्हारा काम तमाम कर देता और तुम्हें पता भी नहीं चलता, क्योंकि उस वक्त तुम इसी तरह सो रहे थे जिस तरह अब वो सो रहा है। डमरू ने सोचा बात तो सही है, लेकिन फिर वो शौकी से बोला, अच्छा नागिन, ये बताओ कि अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो तुम क्या कर लोगी? मैं तुम्हें डस लूंगी, नागिन मुस्कुरा कर बोली। डमरू फिर डर गया, लेकिन अपने आप को संभाल कर बोला, अच्छा वो तो तुम पहले भी कर सकती थी। जी हाँ, लेकिन जिस काम को मेरे अजगर ने नहीं किया और जिस काम से मैं तुम्हें मना कर रही हूँ उसको खुद कैसे कर सकती हूँ भला? अच्छा, तुम तो बड़ी असूल पसंद नागिन मालूम होती हो। जी हाँ, जंगल में रहने वाले सारे जानदार ऐसे ही होते हैं। वो असूलों की बात नहीं करते, उनका पासो लिहाज करते हैं। हाँ, शहरों में रहने वालों का हाल मुख्तलिफ है। वो असूलों की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन पासदारी कम ही होती है। लोग समझ गए ये बात नागिन ने हरगिज नहीं कही होगी। झमरू अपनी बात उसके नाम से कह रहा है, लेकिन किसी ने टोका नहीं। कहानी में सब तो मजा आ रहा था। डमरू बोला, नागिन, तुम्हारी मंतिक मुझे पसंद आई और तुम्हारी बातें उनका क्या कहना। मैंने तो कभी इंसानों के मुंह से भी इस कदर हिकमत की बात नहीं सुनी। नागिन बोली, जरा नवाजी का शुक्र। ये वैसे अभी तुमने सुना ही क्या है? और क्या तुमने कभी नागिन का रक्स देखा है? नागिन का रक्स? नहीं तो क्या तुमने रक्स करना भी सीख लिया है? नागिन जोर से हंसी और बोली, तुम भी बहुत भोले हो डमरू। नागिन को नाच सीखना नहीं पड़ता है। हर नागिन पैदाइशी तौर पर माहिर रक्कासा होती है। अच्छा, तो फिर नाच के दिखलाओ, लेकिन उसके लिए तुम्हें बीन बजाना पड़ेगा। क्या तुम्हारे पास बीन है? जी नहीं, ना तो मेरे पास बीन है और ना मुझे बीन बजाना आता है। अच्छा, मुझे तुम्हारी सिद्क गोई पसंद आई, मगर तुम्हें मेरा रक्स देखने के लिए पहले तो बीन का बंदोबस्त करना होगा, उसके बाद उसको बजाना सीखना होगा। डमरू, नागिन के मुंह से दूसरी बार अपना नाम सुनकर डमरू हैरान रह गया। वो बोला, अच्छा तो तुम्हें मेरा नाम भी पता चल गया। तुम नागिन हो या जादूगर? मैं साहिर हूँ, ना जादूगर। सफली इल्म तो इंसानों ही का खासा है। अच्छा, तो क्या तुम्हारे कब्जे में कोई जिन है जिसने तुम्हें मेरा नाम बतला दिया? डमरू को नागिन से बातों में लुत्फ आ रहा था, जिस तरह तुम लोगों को मेरी बातों में आ रहा है। मजमा ने एक आवाज में तायद की, जी हाँ झमरू, बहुत मजा आ रहा है। नागिन ने जवाब दिया, नहीं, जिन विन कुछ भी नहीं। दरअसल तुम ख्वाब में बार बार अपने आप को डमरू कहकर कोस रहे थे। मैं समझ गई कि हो ना हो तुम्हारा नाम डमरू होगा। जब पहली मर्तबा तुमने तवज्जो नहीं दी तो मैंने सोचा कि मेरा अंदाजा गलत है, लेकिन अब तुमने तस्दीक कर ही दी। अच्छा, तो तुम मेरी बातचीत सुन रही थी? दरअसल मैं तो इस अहमक अजगर की पहरेदारी कर रही थी। ऐसे में तुम अपने आप से बातें करने लगे तो मुझे मजबूरन सुनना पड़ा। बहुत खूब। अच्छा, तो अब अपना नाम भी बता दो। मेरा कोई नाम नहीं है, तुम जिस नाम से चाहो मुझे बुला सकते हो। अच्छा, तो मैं तुम्हें रानी कहकर बुलाऊंगा, बशर्ते कि तुम्हारे अजगर को एतराज न हो। अजगर बेचारा न सुन सकता है और न बोल सकता है, इसलिए उसे क्या एतराज हो सकता है। और सुनो नागिन, रानी, अब तुम्हें मैं अपने साथ लिए बगैर घर नहीं जाऊंगा, क्या समझे? जिंदगी में तुम पहली। मैं नागिन ने बात आगे बढ़ाई। जी हाँ, वही नागिन हो जो मुझे अच्छी लगी हो, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वो तो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं अपने इस अजगर के बगैर नहीं रह सकती, इसलिए मेरे साथ इसे भी लेकर चलना होगा। मैं इसे बर्दाश्त कर लूंगा, अब तो कोई मसला नहीं है। लेकिन क्या तुम्हारी बीवी किसी अजनबी को अपने घर में बर्दाश्त कर लेगी? हमारे जंगल का एक कानून ये भी है कि एक बार जो जंगल से गया उसे बागी करार दे दिया जाता है और फिर उसे जंगल में रहने की इजाजत नहीं होती। कहीं ऐसा ना हो कि हम ना घर के रहे ना घाट के। जी नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। मेरी बीवी टिमटिम तुम्हारी तरह अक्लमंद नहीं है, मैं उसे समझा लूंगा। तुम्हारे ख्याल में अक्लमंद को समझाना मुश्किल काम है या बेवकूफ को? नागिन ने सवाल किया। डमरू बोला, अक्लमंद के लिए खुद किसी बात को समझना आसान है, लेकिन किसी और का उसे कोई बात समझाना कठिन है।
اس کے برعکس بیوقوف کا اپنے آپ کسی بات کا سمجھ لینا بہت مشکل ہے، لیکن کوئی اور عقل مند اسے کوئی بات سمجھائے تو وہ آسانی سے سمجھ جاتا ہے۔ ناگن بولی، میں سمجھ گئی، کیا سمجھی تم؟ یہی کہ تم جو ہو نا، اپنی بیوی اور میرے اجگر کی طرح بیوقوف نہیں ہو۔ دونوں نے ایسا زوردار قہقہا لگایا کہ بہرا اجگر بھی جاگ گیا اور اپنی ناگن کے اطاعت میں ڈمرو کے گھر چلنے کے لیے راضی ہو گیا۔ ڈمرو حیرت سے یہ سب دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا، انسان تو انسان، جانور بھی۔ ناگن نے کہا، کیا سوچ رہے ہو ڈمرو؟ کچھ نہیں، چلو گھر چلتے ہیں، ڈمرو بولا، اور اسی کے ساتھ یہ 3 نفری قافلہ ڈمرو کے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچنے کے بعد ڈمرو کے لیے ٹمٹم کو سمجھانے منانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ وہ خود ہی ناگن پر فریفتہ ہو گئی اور بولی، میری ایک بہن تھی کم بالکل رانی کی طرح پٹر پٹر بولتی تھی، لیکن اسے کسی سانپ نے ڈس لیا اور وہ بچپن ہی میں فوت ہو گئی۔ چلو بھگوان نے مجھے اس کا نعمل بدل عطا کر دیا۔ اس طرح 5 لوگوں کا یہ ایک نیا سنسار وجود میں آ گیا، جس میں 5واں جھمرو کا بیٹا ننھا سامرو تھا۔ دن گزرتے رہے، نہ جانے کب ٹمٹم بازار سے بین اور ڈگڈگی لے آئی اور ڈمرو کو مداری بنا دیا۔ ڈمرو کی بین پر ناگن ناچتی تھی اور ٹمٹم کی ڈگڈگی پر ڈمرو اچھل کود کیا کرتا۔ ایک اجگر تھا جو اس تماشے کو خاموشی سے دیکھا کرتا، نہ کچھ سنتا اور نہ بولتا، اس لیے کہ گونگا بہرا تھا۔ ڈمرو اسے رشک سے دیکھتا اور سوچتا، خاوند کے لیے گونگا اور بہرا ہونا کس قدر مفید ہے۔ وقت کے ساتھ ڈمرو ایک ماہر مداری بن گیا تھا۔ وہ اپنے ساتھ جھمورا بھی رکھنے لگا تھا۔ رانی ہر سال ایک انڈا دیتی، اجگر اس کو سینکا کرتا اور اس طرح ہر سال ایک نیا سانپ ان کے گھر میں جنم لیتا تھا۔ جس دن سانپ کا بچہ انڈے سے باہر آتا، وہ لوگ ناگ پنچمی کا تہوار مناتے۔ جب وہ سانپ کھیل تماشے کے قابل ہو جاتا تو اسے جھمورا کو انعام کے طور پر دے دیا جاتا۔ اس طرح جھمورے کی ترقی ہو جاتی اور وہ مداری بن جاتا۔ اس موقع پر ٹمٹم کی جانب سے اسے بین کا تحفہ دیا جاتا۔ ڈمرو بلا ارادہ اپنے آپ میں ایک ادارہ بن گیا تھا۔ اس کے شاگرد اس کا بڑا احترام کرتے اور اسے اپنا گرو مانتے تھے۔ ڈمرو دن میں ناگن کے ساتھ مداری کا کھیل دکھلاتا، شام میں لوٹ کر آتا تو ٹمٹم اور اجگر کو انتظار میں پاتا۔ اجگر ناگن کی آہٹ پاتے ہی خوشی سے جھوم اٹھتا تھا اور اپنا دودھ کا پیالہ سرکا کر آگے لے آتا۔ ناگن ڈمرو کو بھول کر اپنے اجگر کے پاس چلی جاتی اور ڈمرو ٹمٹم کی خدمت میں لگ جاتا۔ ایک روز ٹمٹم نے ڈمرو سے کہا، ایسا کب تک چلے گا؟ کیسا کب تک چلے گا؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ سوال در سوال کو سن کر رانی کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ بھانپ گئی تھی کہ ٹمٹم کیا کہنے والی ہے۔ آخر وہ بھی تو صنف نازک تھی، اگر ٹمٹم کی بات کو وہ نہیں سمجھتی تو کیا اجگر سمجھتا؟ بیچارہ گونگا اور بہرا اجگر۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ڈمرو تو اجگر کی مانند گونگا اور بہرا نہیں تھا، لیکن پھر بھی شوہر تو تھا، اجگر کی ہی طرح خدمتگار اور اطاعت گزار۔ ٹمٹم بولی، آپ کب تک اس طرح ڈگڈگی بجاتے رہیں گے اور اپنا سامرو کب تک اس طرح آوارہ گردی کرتا رہے گا؟ ٹمٹم کا اشارہ اپنے جوان بیٹے سامرو کی طرف تھا۔ بیگم، ان دونوں سوالوں کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ پہلے سوال کا جواب خود آپ کو دینا ہوگا اور دوسرے کا فیصلہ خود آپ کا فرزند ارجمند کرے گا۔ اگر ایسا ہے تو سنو میرا جواب اور فیصلہ۔ حکم، ڈمرو سر جھکا کر بولا۔ کل سے آپ آرام کریں گے اور سامرو کھیل دکھلائے گا۔ اچھا، لیکن میرا جھمورا اگر اس کا نائب بننے سے انکار کر دے تو؟ اپنی بلا سے، اور مجھے پتا ہے ایسا ہی ہوگا۔ تو پھر کیا میں تمہارے سامرو کا جھمورا بن جاؤں؟ جی نہیں، جھمورا بنے تمہارے دشمن۔ میں نے ساری منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ میں یہ سمپولا تمہارے موجودہ جھمورے کو دے کر اسے آزاد کر دوں گی۔ سامرو کے ساتھ جھمورا بنانے کے لیے میں نے تمہارے پرانے شاگرد کھڑک سنگھ کو تیار کر لیا ہے۔ کیا؟ کھڑک سنگھ تو سامرو کے باپ کی طرح ہے، وہ اس کا جھمورا کیوں کر بن سکتا ہے؟ جانتی ہوں، خود کھڑک سنگھ نہیں بلکہ اس کا لڑکا بھڑک سنگھ جھمورا بنے گا۔ اس کو راضی کرنے پر کھڑک سنگھ راضی ہو گیا ہے۔ بھڑک سنگھ تو بڑا بدماش لونڈا ہے، کہیں وہ اپنے سامرو کے لیے مصیبت نہ بن جائے۔ تم اپنے سامرو کو نہیں جانتے، وہ اکیلا کئی بھڑکوں پر بھاری ہے۔ لیکن کیا اپنے سامری کو بین بجانا آتا ہے؟ جی نہیں، میں نے اسے سیکھنے کے لیے کہا تو بولا اس کی ضرورت نہیں۔ بھڑکو چپ چاپ ٹیپ ریکارڈر پر ناگن فلم کی دھن بجا دے گا اور میں منہ پر بین رکھ کر ہلاتا رہوں گا۔ لیکن اگر رانی کو پتا چل گیا تو
मैं उसे समझा दूंगी। बहन, बेन की आवाज सुनकर तुम अपना रक्स शुरू कर देना। अब क्या फर्क पड़ता है कि वो आवाज कहाँ से आ रही है। रानी सब कुछ समझाए बगैर ही समझ गई थी। डमरू बोला, टम टम, तुम्हारी मंसूबाबंदी बड़ी जबरदस्त है, इसमें किसी किस्म का कोई झों दिखलाई नहीं देता। मैं तो तुम्हें बेवकूफ समझता था। यही कहने वाले थे ना? टमटम बोली, यही समझते रहो, इस खुशफहमी में हम दोनों की भलाई है। टमटम और डमरू के बारे में रानी की राय कब की बदल चुकी थी, इसलिए उसे कोई हैरत नहीं हुई। और अजगर तो बेचारा गूंगा और बहरा था। पहले ही दिन सामरू और भड़कू ने शहर के सबसे बड़े चौराहे पर मजमा लगाया। नागिन की धुन क्या गूंजी कि लोग जोक दर जोक अमड़ पड़े। रानी डमरू के फिराक में ऐसे झूम कर नाची कि घुंघरू टूट गए। अब वक्त था पैसे जमा करने का। भड़कू ने नागिन की टोकरी उठाकर सामरू के दाएं से चक्कर लगाना शुरू किया। टोकरी में रुपयों की बरसात हो रही थी और भड़कू की नीयत खराब हो रही थी। इसने इस कदर नोट पहले कभी नहीं देखे थे। सामरू कामयाबी के नशे में मस्त झूम रहा था। उसे अपने अव्वलीन शो में ऐसी बड़ी कामयाबी की तवक्को नहीं थी। भड़कू ने दरमियान में एक मंसूबा बना लिया और जब बाएं जानिब से सामरू के पीछे पहुंचा तो ये जा वो जा। मजमा के साथ भड़कू भी छट चुका था। सामरू अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि रानी बोली, बेटे सामरू, होश में आओ, भड़कू चंपत हो चुका है। क्या? जी हाँ, भड़कू मौजूद नहीं है। ये सुनते ही सामरू गुस्से से भड़क उठा और बोला, कहाँ भाग गया वो बदमाश? ये तो मैं नहीं बता सकती, वो तो तुम्हारा बचपन का लंगोटिया यार है, मेरा नहीं। सामरू को अपने दोस्त की धोखाधड़ी पर बेहद गुस्सा आ रहा था। भड़कू ना सिर्फ सारी कमाई बल्कि रानी की टोकरी भी ले भागा था। अब एक मसला ये था कि रानी को लेकर कैसे जाए। आते वक्त तो सारा सामान भड़कू ढोकर लाया था, लेकिन अब वो गायब था। सामरू ने सामान समेटा और रानी को देखने लगा। वो बोली, क्या देख रहे हो बेटा? वो बात दरअसल ये है कि भड़कू आपकी टोकरी भी ले भागा कमबख्त। मैं सोच रहा था कि अब आपको कैसे। रानी मुस्कुराकर बोली, सामरू, तुम बिल्कुल अपने बाप पर गए हो, माँ का साया तुम पर नहीं पड़ा। मैं समझा नहीं, आप क्या कह रही हैं? खैर छोड़ो, हर बात का समझना जरूरी भी तो नहीं, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका ना समझना मुफीदतर होता है। मैं फिर नहीं समझा। खैर कोई बात नहीं, तुम मुझे ले जाने के बारे में सोच रहे थे ना? जी हाँ, तुम मुझे उसी तरह ले चलो जैसे तुम्हारा बाप कई साल कबल मुझे जंगल से लाया था। अच्छा, वो कैसे? अपनी आस्तीन में रखकर। अच्छा, जी हाँ, मैं घर तक तुम्हारी आस्तीन से लिपट जाती हूँ। ओहो, ये तो बहुत आसान है। सामरू अपने सर पर मदारी का सामान उठाए और आस्तीन में रानी को लपेटे घर की जानिब रवां दवां था, लेकिन उसका दिमाग भड़कू के बारे में सोच रहा था। उसको सिवाय भड़कू की बेवफाई के कुछ और नजर नहीं आ रहा था। वो इंतकाम की आग में जल रहा था कि अचानक रानी ने देखा, इसी वीरान सड़क पर आगे आगे भड़कू चला जा रहा है। रानी ने सोचा, बेचारा नहीं जानता कि इसकी मौत उसके पीछे किस कदर करीब हो गई है। इंसानों के साथ इस कदर तवील अरसा रहते रहते रानी अपने आप को भी इंसान समझने लगी थी और भड़कू जैसे मूजी लोगों को सांप बिच्छू गर्दानने लगी थी। रानी ने जब देखा कि सामरू सामने से जाता हुआ अपना शिकार नहीं देख रहा है तो वो बोली, वो देखो आस्तीन का सांप, इसका सर कुचल दो। सामरू ने बेख्याली में ये जुमला सुना, हाथ को झटका, रानी जैसे ही जमीन पर गिरी उसका सर कुचल दिया। सारे खैमे को सांप सूंघ गया था। इसी के साथ बोलती नागिन जिंदाबाद का शोर अचानक किसी कोने से बुलंद हुआ और धीरे धीरे वो आसमान को छूने लगा। ये चींटियों का शोर था जो चारों जानिब से बोलती नागिन के आसपास जमा हो रही थीं। नागिन मर चुकी थी, अब इससे किसी को कोई खतरा नहीं था। इस रोज चींटियों की खातिर गोया दावत शिराज का एहतिमाम था, जश्न बपा था। चारों जानिब से चींटियों का टिड्डी दल नाचता गाता शोर मचाता नागिन की लाश पर टूट पड़ा था। चींटियां जियाफत का लुत्फ अंदोज होते हुए दरमियान में बोलती नागिन जिंदाबाद का नारा भी बुलंद कर देती थी, लेकिन उसे सुनने वाला डमरू वहाँ मौजूद नहीं था। सामरू तो था मगर अजदहे की मानिंद गूंगा और बहरा। बज़ाहिर चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। देखते देखते इस सन्नाटे ने झमरू के खैमे को भी निगल लिया। कुछ देर खामोशी छाई रही और फिर आहिस्ता आहिस्ता भीड़ छटने लगी। अब ना वहाँ डमरू था, न सामरू, न खड़क सिंह था, न भड़क सिंह, न टिमटम थी, न रानी। बस अजगर और स्कीमानंद झमरू रह गया था, जो ना सुन सकता था और ना बोल सकता था। अजगर और झमरू दोनों सोए पड़े थे, इसलिए कि ना तो किसी के पास रामपुरी चाकू था और ना ही किसी को अपने निगल लिए जाने का खौफ था। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं।